Now, this is America's desperation है, ट्रम्प का desperation है. ट्रम्प ने सोचा कि revolutionary guards will take over, वो तो नहीं हुआ. अभी what is the end game? आप कितना बॉम्ब करोगे? You know, for the first time they have used this 5,000 pound what is called the bunker busters. See, normally bunker busters were originally planned to be used in deep nuclear bunkers and that kind of protective armaments and systems. They have used, I think, many of them. Now what? उस पे मैं आऊंगा कि आखिर यूएस इसके बाद क्या करोगे, कौन से ऐसे हालात पैदा होंगे कि आपको युद्ध से बाहर निकलना होगा, इस पे मैं आगे चर्चा करूंगा. लेकिन आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि अब इजराइल और यूएस दोनों डेस्परेट हो चुके हैं. धीरज कौल साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि इनके सारे एजम्पशन, सारे कैलकुलेशन फेल होते जा रहे हैं, इसलिए अब ये डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के बाद अब ये नेचुरल गैस के रिसोर्सेज पे हमला करना शुरू कर दिए? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द शो. देखिए, मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल नंबर्स पे जाऊंगा बिकॉज आई डू कंसल्टिंग फॉर द फाइनेंशियल एंड द बायोटेक सेक्टर एज वेल. लेकिन बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, डेस्परेशन दिख रही है. और ट्रम्प ऑल्दो उनकी कई अच्छी बातें मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इस टाइम हमारा, क्योंकि न्यूयॉर्क के अगर आप सेनेटर्स उठाइए, कैलिफोर्निया के उठाइए, नवाडा के उठाइए, तो बहुत एक तरीके से डिसेंट दिख रहा है. और हमारे मिड टर्म इलेक्शंस भी आने वाले हैं और एप्स्टीन फाइल्स का आपको ऑलरेडी पता ही है. तो कहीं ना कहीं ट्रम्प बैकफुट पे हैं और ऐसी वॉर में हम उलझते जा रहे हैं जिसे डाउनवर्ड स्पाइरल कहते हैं. ही इज द बैक इज एट द वॉल. और इस टाइम अनफॉर्चुनेटली जो बड़ी पावर्स होती हैं वो एस्केलेट करती हैं. तो देयर वाज अ नो गो जोन, जहां आप जानते ही हैं मोस्ट ऑफ द ईरान क्रूड आइलैंड के थ्रू जाता था. और हमने डिसीजन लिया था अभी तक कि हम ऑयल इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे. और अगर हमने ऐसा किया तो ईरान सऊदी की ऑयल इंस्टॉलेशंस पे, कतर की ऑयल इंस्टॉलेशंस पे जो $15,000 के ड्रोन्स हैं उनके थ्रू अटैक करेगा. और हमारे टॉम हॉक मिसाइल्स जो 2 मिलियन का एक है, दो लगते हैं, तो 15,000 वर्सेस 2 मिलियन, मैथ डजंट मैच अप. और ऑलरेडी सप्लाईज इस टाइम हमारी थोड़ी शॉर्ट डायरेक्शन में दिखी रही हैं. तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हमारे ऊपर बहुत स्ट्रेन है. लेकिन इसीलिए ट्रम्प चाह रहे हैं कि और भी कंट्रीज इस वॉर में उतरे. अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, जिनसे बात चल रही है, वो इसके लिए भेजेंगे. चाइना ने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया है. और आप जानते हैं, हमने डिफरेंट इंडियन चैनल्स पे जब $70 प्रति बैरल था तभी मैंने बताया था कि 140 से 120 प्रति डॉलर प्रति बैरल का हम एंटिसिपेटेड नंबर रखते हैं. और हम सब जानते हैं कि $10 जब बढ़ता है क्रूड ऑयल, तो इन्फ्लेशन ग्लोबली 0.2 टू 0.4 बढ़ जाती है. तो आप बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा इफेक्ट उन कंट्रीज को आएगा जो प्रोड्यूस नहीं करती हैं और डिपेंडेंट हैं इसके ऊपर. और भारत, नेचुरल गैस मोस्ट ऑफ देम वहां से आता है. आप जानते हैं कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर 90% ऑफ ऑयल फ्रॉम ईरान इज एक्सपोर्टेड टू चाइना. तो चाइना के भी इंटरेस्ट इंटविंड है. और अगर आप थोड़ा जियोपॉलिटिकल, क्योंकि मैं तो इस पे बोलता रहता हूं, तो ये वॉर इनडायरेक्ट यूएस और चाइना की चल रही है और ईरान एक तरीके से प्रॉक्सी आ चुके हैं. लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि जो कंट्रीज जैसे सऊदी, उसकी बहुत ही स्ट्रांग एयरफोर्स है. अभी रिसेंटली हमसे उन्होंने बहुत बड़ा बेड़ा एयरफोर्स का खरीदा है. दुबई की बहुत बड़ी एयरफोर्स है. लेकिन फॉर सम रीजन उन कंट्रीज अभी बैकफुट पे हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होने चाह रही हैं इस वॉर में. उनका क्लियरली ये मानना दो है तीन कि चीजें धीरज कौल साहब आपने, हाँ, दो तीन चीज आपने कही बड़ा इंपॉर्टेंट है. पहला चीज कि जो ऑयल को कंज्यूम करती हैं, गैस को कंज्यूम करते हैं, उस एरिया को, ऑयल गैस को, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा. हालांकि इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर दूंगा, पता नहीं आप मुझसे सहमत होंगे कि नहीं सहमत होंगे, कि भले ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज या फिर उस इलाके से यूएस गैस और ऑयल नहीं लेता हो, लेकिन नुकसान उसको भी होगा. चूंकि इंटरनेशनल प्राइस अगर बढ़ता है तो जाहिर तौर पर वहाँ के पंप प्राइसेज, वहाँ के आउटलेट के प्राइसेज बढ़ेंगे. और एक चीज़ और है कि हाँ बिल्कुल, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ऐसा हो गया है क्या कि इजराइल अब यूएस के काबू में नहीं रहा, इजराइल अपने मन से हमले कर रहा है? क्योंकि जो ऑयल फील्ड, गैस फील्ड की बात मैं कर रहा हूँ, रिफाइनरीज एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे यूएस के हमले नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे इजराइल के हमले हो रहे हैं. तो ये ऐसा है कि यूएस के इशारे के बावजूद इजराइल रुक नहीं रहा है. आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया लास्ट वाला. लेकिन उससे पहले मैं क्विकली एक पॉइंट बताना चाहूंगा. जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम समझते हैं 30 किलोमीटर, 30 माइल का एरिया, वो एक्चुअली इफेक्टिवली सिर्फ 2 ही माइल है.
क्योंकि जो डेप्थ चाहिए कंटेनर्स को मूव करने के लिए वो 2 ही माइल है। ये मिसनोमर है कि 30 माइल, वो 2 माइल है। और वहां पे स्मार्ट माइंस बिछी हुई हैं। स्मार्ट माइंस का मतलब आप उसे स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं। ईरान ने बिछा रखी हैं। तो अगर हमें चाइनीज शिप पास करना है, भारतीय शिप पास करना है, रशियन शिप पास करना है, तो हम उसको ऑफ कर सकते हैं। और वहां पे सिर्फ ऑयल नहीं, कार्गो का बहुत बड़ा वो पॉइंट है। और अब तो हूती हूती रेड रेड सी में भी इफेक्टिव हो रहे हैं। हिजबुल्ला तो खैर इसराइल डिस्ट्रॉय कर ही रहा है। लेकिन आपके क्वेश्चन पे मैं आते हुए ये बताऊंगा कि ये बात बिल्कुल सही है। इसराइल इज आउट ऑफ कंट्रोल राइट नाउ। नितिन याहू का ये मानना है कि ईरान को टोटली डिस्ट्रॉय करना है। वो ईरान को 3 खंड में डिस्ट्रॉय करना, डिवाइड करना चाहते हैं कंट्री को। और इसीलिए बैकिंग करके हमने जो रेबल्स हैं उनके ईरान के, उसकी भी फंडिंग करवाई। और ईरान की जो बॉम्बिंग हो रही है वो ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे हो रही है कि इट कैन पुट द वर्ल्ड थ्रू अ क्राइसिस सिचुएशन। यूएस इकोनॉमी, आप फाइनेंशियल चैनल है, मैं खुद सीएनबीसी यूएस पे आता हूं। तो हम लोग आप पता ही है स्टैगफ्लेशन के थ्रू गुजर रहे हैं और रिसेशन के बहुत बड़े रिस्क हैं। हमारा ग्रोथ कॉन्ट्रैक्शन में है और यूएसडी किस कंडीशन में आप जानते हैं। तो इट्स अ वेरी क्रिटिकल टिपिंग पॉइंट। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड इज गोइंग इन अ वर्स सिचुएशन राइट नाउ। लीडरशिप वैक्यूम है। और अमेरिका के अंदर ट्रम्प के कई डिसीजंस बहुत ही कॉस्टली हमें इफेक्ट। $39 ट्रिलियन नहीं का बिल्कुल, डेब्ट है। मुझे हर अमेरिकी पे आपसे एक जब लाख ये बात चौदह सुन डॉलर रहा का होता कर्जा हूं है। तो मुझे खुशी होती है। मैं जब आपसे ये बात सुन रहा होता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि कई शोज में मैं देखा हूं कौल साहब कि आपने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के कई सारे डिसीजन की तारीफ की थी, समर्थन किया था, लेकिन अब आपको भी लग रहा है कि नहीं, वहां पे जो चीजें हैं वो वाकई बदल चुकी हैं। बिल्कुल। गुलशन सचदेवा जी को मैं क्योंकि जोड़ता हूं अपने शो में। गुलशन सचदेवा जी, मैं आता हूं आपको फिर से आऊंगा कौल साहब। गुलशन सचदेवा जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, शुभंकर भी हैं। गुलशन जी, एक जो सवाल जिस पे कौल साहब, धीरज कौल साहब सहमत भी थे कि क्या इजरायल जो अमेरिका को युद्ध में लाने के लिए तैयार किया था, या फिर कहें इजरायल की वजह से जो अमेरिका युद्ध में कूदा, अब वही इजरायल अमेरिका की नहीं सुन रहा है और इस तरह के हमले कर रहा है ऑयल फील्ड पे, गैस फील्ड पे, जिसका असर युद्ध के बाद सालों साल तक रहेगा। अगर ऐसा है तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। सिचुएशन तो अभी बिल्कुल खतरनाक है, क्योंकि अभी जो युद्ध मुझे लगता है काफी खतरनाक मोड़ पे वहां पे जा चुका है। क्योंकि क्या अमेरिकन का मकसद है वो अब सबने बताया, वो सारे मकसद बदल चुके हैं। और बात शुरू हुई थी रजीम चेंज से, उसके बाद पूरे एरिया में, पूरे खाड़ी का इलाका उसकी चपेट में आ गया है। और उसके बाद जितने नेटो के देश हैं, यूरोप के देश हैं, वो उससे अपना किनारा करने के चक्कर में उनको लग रहा है ये गलत जगह पे है, गलत काम पे फंस गए हैं अमेरिकन। तो अब ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो स्टेट ऑफ हार्मूज का फंस गया है। बाकी चीजें अभी थोड़ी पीछे छूट गई हैं। और उसके चक्कर में हुआ ये है कि पूरी दुनिया जो है उसके पूरे एक ऊर्जा संकट वहां पे पैदा हो गया है। और जो 100 के करीब जो है, $100 के करीब अभी ऑलरेडी वहां पे स्टेबलाइज कर गया है, जो 60-70 के पे था। इसका मतलब यह है कि अगर भारत के लिए अगर हम देखते हैं तो $10 अगर बढ़ता है तो उससे कम से कम $10-12 बिलियन हमको एक्स्ट्रा उसका देना पड़ेगा। और पूरी दुनिया में उसकी जो उन्होंने जो सारा जो इसका संकट पैदा किया है, लोग यहाँ पे अभी 3-3 घंटे, 4-4 घंटे वहां पे लाइनें लगा के खड़े हैं अपने गैस सिलेंडर लेने के लिए। तो इसका पूरा जो परिणाम है, और उसका, क्योंकि अब ये लगता है कि अगर वो इसी तरीके से युद्ध चलता रहा, अब कितनी भी उनके पास शक्ति हो, ईरान के पास कोई ऐसी उनके पास कोई ब्रह्म शक्ति नहीं है। तो वहां पे होगा क्या, उसके बाद वो थोड़ी देर तक वो इसका वो करेंगे, उसके बाद वहां पे पूरा देश को तबाह होना शुरू हो सकता है। ऑलरेडी वहां पे हो जाएगा जिस हालांकि तरीके गुलशन से। जी, आप ये जब ये बात कर रहे हैं तो बता दूं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस $109 के आसपास पहुंच चुकी है, $9 को पार भी कर चुकी है, अभी जो ताज़ा जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा भयानक होती जा रही है। शुभंकर मिश्रा, क्या माना जाए कि एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब यूएस कहेगा कि मेरा तो मकसद पूरा हो गया, अपना इजरायल जाने, इजरायल को लड़ना है तो लड़े? शुभंकर हमारे साथ, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया। थॉमस मैथ्यू साहब। हाँ जी, सेम क्वेश्चन। क्या ये मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से इजरायल अब ऑयल गैस फील्ड पे हमले कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि यूएस बोले कि अब मैं इस युद्ध से बाहर निकल रहा हूं, इजरायल को लड़ना है तो लड़े ईरान से? नहीं, इतना सिंपल नहीं है। सी, अमेरिकन सपोर्ट के बिना इसराइल लड़ाई नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्यों? इंटेलिजेंस शेयरिंग,
KC-135, airborne refueling system, bombs, all of them are supplied only by the Americans. But dirty work is being done by Israel. So ये नहीं Americans एक दिन उठ के बोलेगा नहीं, our goal has been fulfilled, we will go. No, I think इससे ज़्यादा थोड़ा सा और well thought out strategy होगा. Israel and Americans together, उनका aim क्या था? First they said we have to destroy their nuclear capability. फिर बोला कि we have to destroy थॉमस मैथ्यू साहब, मैं उस पे आऊंगा. थॉमस मैथ्यू साहब, मैं थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को रिफ्रेम कर रहा हूं. जो इजराइल ऑयल गैस फील्ड पे हमले कर रहा है, क्या यूएस की बैकिंग है या फिर यूएस के कंट्रोल से अब इजराइल बाहर हो गया है और किसी भी कीमत पर ईरान को नेस्तनाबूद करने के लिए अब उसके ऑयल गैस फील्ड पे हमले कर रहा है? It is American backing, American intelligence sharing, American military support के बिना ये नहीं हो सकता है. Please understand, American aircraft, whether it is F-22, F-35, American direct support के बिना ये fly भी नहीं कर सकता, because ये fly by wire and highly sophisticated integrated architecture के बिना ये fly करके accurate bomb नहीं कर सकता है. American says ठीक है, we won't do it, आप कर लीजिए. So that is exactly what is happening now. So अलग होके Americans will not say that, you know, हम stop कर रहे हैं, आप जो करना कर लीजिए. No. If Americans बोलेगा तो stop, then Israelis will have to stop. There is no other way. That is my feeling. बिल्कुल. एम्बेसडर सज्जन हर आपके पास आऊंगा, लेकिन शुभंकर से हमारा संपर्क फिर से हो चुका है. शुभंकर, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इजराइल का हमला क्या यूएस के साथ सिंक है कि इजराइल अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया. हालांकि थॉमस मैथ्यू इससे सहमत नहीं है. थॉमस मैथ्यू का मानना है कि नहीं, इजराइल जो भी कर रहा है बगैर यूएस के सपोर्ट के, यूएस के सहमति के कर नहीं सकता है. लक्ष्मण जी नमस्कार. देखिए, मैं थॉमस साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं. जो भी हमले अभी इजराइल कर रहा है वो अमेरिका के पूरे समर्थन और क्लियरेंस के साथ हो रहा है. एक लड़ाई में जब दो देश एक साथ ऐसे जाते हैं, वो अलग अलग मुद्दे लेकर जरूर जाते हैं, बट अगर एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये सारी चीजें टॉप मोस्ट लेवल पे क्लियर होती हैं और उसके बाद ही ये जो भी हमले किए जा रहे हैं ये अमेरिका की पूर्ण सहमति और उनके समर्थन के साथ किए जा रहे हैं. तो इसमें इजराइल और अमेरिका में मुझे दो फाड़ नहीं दिख रहा है. अलबत्ता जैसे नाटो के दूसरे देशों की तरफ से कई बार अब चीजें खुल के बाहर आ रही हैं और जैसा कौल साहब ने बताया कि अमेरिका के अंदर भी अब इस चीज को लेके समर्थन नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है. लेकिन इजराइल और अमेरिका में मुझे अभी कोई दो फाड़ नहीं दिखाई दे रहा है. लक्ष्मण.